Hello and welcome to all of you. Today we are going to understand or the study about the renal system. The renal system is also known as the excretory system. Here we will cover only the anatomy portion of this chapter. सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका फंक्शंस, उसका फिजियोलॉजी के बारे में। तो देखते हैं कि जो रीनल सिस्टम है वो होता क्या है। रीनल सिस्टम जो होता है कि एक फिल्टरिंग सिस्टम होता है, एक स्मार्ट सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है, हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है और जो भी इंटरनल केमिकल बैलेंस को बनाए रखा जाता है। जैसे मान लो कि हो गया कोई केमिकल्स हो गया, वो हमारे बॉडी में उसका सिंथेसिस ज़्यादा हो गया है, तो बॉडी में जब ज़्यादा सिंथेसिस हो जाएगा तो उस बॉडी में से हमको उस केमिकल्स को एक्सक्रीट आउट कराना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो होम्योस्टेसिस है, एक नॉर्मल स्टेबल हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए वो प्रोसेस जरूरी होता है। जैसे एज एग्जाम्पल एक समझ लीजिए कि अगर कोई एक नाली है, एक ड्रेनेज है, अगर उसमें कोई कचरा फंस रहा है, कचरा जमा हो रहा है, तो वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है और वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। वो नाली का क्या होता है कि ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा एरिया गंदा हो जाता है। एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार से समझिएगा कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड वेसल्स है, उसमें अगर टॉक्सिक जमा हो रहा है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं होगा और हमारे सेल्स को मेटाबॉलिज्म करने के लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो नेचर ने हमारे बॉडी में जो सर्कुलेट रीनल सिस्टम प्रोवाइड किया है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है हमारे बॉडी में। नाउ समझते हैं कि क्या होता है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम क्या होता है कि रीनल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ठीक, कुछ वेस्ट को रिमूव आउट करने के लिए, और फिर मेंटेनिंग द बॉडी इंटरनल केमिकल बैलेंस। जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं उसको बैलेंस रखने के लिए ये हमारा रीनल सिस्टम इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पर्पस। देखो, कोई भी बॉडी में सिस्टम रहने का ये पर्पस होता है, कुछ ना कुछ उसका इम्पोर्टेंस होगा। जो नेचर हमको प्रोवाइड किया एक फिल्टरिंग डिवाइस, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ पर्पस होगा। उसी को देखते हैं कि पर्पस होता क्या है। फर्स्ट में जो पर्पस है, पर्पस हमारा क्या होता है कि सबसे पहले होगा कि टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। हमारे बॉडी को एक होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए क्या करता है कि हमारे रीनल सिस्टम को प्रोवाइड किया गया है, मतलब कि एक स्टेबल, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने के लिए, फॉर द सर्वाइवल, हमको जीवित रखने के लिए रखा गया है। ठीक, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए रीनल सिस्टम एक पर्पस हो गया, इसके वजह से इसको रखा गया। फिर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक, कौन कौन से मेन मेजर्स टॉक्सिक चीज होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो फर्स्ट में हमारा हो जाएगा यूरिया, फिर हमारा हो जाता है क्रिएटिनिन, फिर हमारा आता है यूरिक एसिड। नाउ तो अब समझते हैं यूरिया होता क्या है। यूरिया जो हमारा होता है वो हमारा प्रोटीन का, जब हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उससे ब्रेकडाउन होकर हमारा यूरिया बनता है, और एक्सेस यूरिया हमारे लिए टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। किसका ये प्रोडक्शन है? प्रोटीन का। अब देखिए क्रिएटिनिन क्या होता है। क्रिएटिनिन हमारा एक प्रोटीन होता है जो बॉडी बिल्डर्स या फिर मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसको हाईली मसल डेवलप कराना होता है, तो वो क्रिएटिन, और क्रिएटिन जो होता है हमारा लीवर में बनाता है। तो क्रिएटिन जब हमारा मसल सेल में जाता है तो फॉस्फेट से बाइंड करता है, क्रिएटिन फॉस्फेट, और ये क्रिएटिन फॉस्फेट एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है। उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्रिएटिनिन नाम का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ये मसल्स का क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मसल्स। नाउ यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड हमारे बॉडी में जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक, ये सारे क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। जब उसका
मेटाबॉलिज्म होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा यूरिक एसिड। डीएनए के ब्रेकडाउन से बनेगा, आरएनए से बनेगा, इस तरह से बनता है। ये हमारा कुछ पर्पस होता है, जो ये सारे वेस्ट को क्या करता है, रीनल सिस्टम निकाल के रखता है, बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करता है कि जो हम अपने बॉडी में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स मेडिसिन लेते हैं, किसी भी कंडीशन में क्या होता है कि मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन को क्या होता है कि मेडिसिन को मेटाबोलाइज करने के बाद और कुछ ड्रग्स जो होता है हमारे बॉडी में रह जाते हैं, तो जिसके क्या होता है हमारे लिए टॉक्सिसिटी कॉज करेगा और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस करा सकता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का फंक्शंस अल्टरेट हो सकता है। उसके लिए क्या होता है कि जो हमारा किडनी होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ड्रग्स को बाहर निकाल देता है। ठीक, ये एक प्रोसेस हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, जो रेगुलेशन होता है गुड सब्सटेंस का, रेगुलेट गुड सब्सटेंस। जैसे हमारा मेन हो गया सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फिर क्या हो गया हमारा कैल्शियम। ये जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, मेजर मैक्रो एलिमेंट जिसको बोलते हैं, मैक्रो मिनरल्स, ये सबको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम का बहुत क्रूशियल रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर। इट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इनसाइड आवर बॉडी। इट्स फंक्शन इज टू स्टिमुलेट और द क्रिएट द एक्शन पोटेंशियल इन नर्वस सिस्टम। पोटेशियम also and calcium is also responsible for the muscles contractions and the formation of bones. These minerals are also help in our blood volume maintenance. So एक और आता है ग्लूकोज and amino acid. These two important compounds are also very good for our body. Glucose is playing a very crucial role in the energy production, the ATP production, and amino acid. It is amino acid, ये क्या करता है हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जो हमारे बॉडी के लिए नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पीएच को भी बैलेंस, रीनल सिस्टम का एक और पर्पस होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि पीएच बैलेंस करना। पीएच को क्या करना है, बैलेंस करके करना है। पीएच को बैलेंस करने से मतलब क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का पीएच होता है वो न्यूट्रल कितने होता है, वो होता है न्यूट्रल 7.4। मेनली अगर रेंज में देखा जाए तो 7.35 टू 7.45 ये हमारे बॉडी का पीएच होता है। और बेसिकली इस पीएच से कम होता है, 7.35 से पीएच से कम होता है तो हमारा बॉडी अल्टरेट होता है। जो अगर इससे कम हो रहा है तो वो उसको बोलते हैं हम लोग एसिडोसिस। The blood pH is below 7.35 called acidosis, और इससे ऊपर जाएगा तो हमको बोलते हैं एल्कलोसिस। एल्कलोसिस, और ये एल्कलोसिस एसिडोसिस होने का मतलब है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक नॉर्मल पीएच को बैलेंस बनाए रखना हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। आज जैसा कि हम बात किए हैं कि रीनल सिस्टम का सिर्फ एनाटॉमी पोर्शन को हम लोग देखेंगे, फिजियोलॉजी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल्स। सो स्टार्ट करते हैं इसी को। तो कंपोनेंट्स कौन कौन सा आ जाएगा, तो मेजर कंपोनेंट्स जो होता है, 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और एक यूरेथ्रा। तो कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स मेन जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। 4 इसमें एक क्या होता है, सबसे पहले हमारा किडनी होता है, कितना होता है, 2 होता है। फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर आता है, वो कितना होता है, 1 होता है। यूरेटर होता है, यूरेटर कितना होता है, 2 होता है। और एक यूरेथ्रा 1, ये होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मेन थोड़ा छोटा छोटा इसका फंक्शन लिख लें, इसका फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, किडनी का फंक्शन होता है यूरिन का फॉर्मेशन कराना, यूरिन का
फॉर्मेशन कराना है। और इसका क्या फंक्शन होता है, यूरिनरी ब्लैडर का स्टोरेज, यूरिन स्टोरेज, मेनली यूरिन स्टोरेज टेम्पोरली करता है, परमानेंट टेम्पोरली करेगा, कुछ समय के लिए करेगा और फिर इसको मिक्चुरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालना होता है, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता है। यूरेटर का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर यूरिन, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है हमारा यूरेटर। उसके बाद यूरेथ्रा का होता है, यूरिन का एक्सक्रीशन कराता है, यूरिन का एक्सक्रीशन कराता है। ठीक, अब बात करते हैं हम कुछ लोकेशंस के बारे में। किडनी का लोकेशन क्या क्या होता है, किडनी का लोकेशंस देखो, सबसे पहले तो किडनी पेयर ऑर्गन्स है। ठीक, ये दो पाए जाते हैं, इस तरह का किडनी हमारे बॉडी में दो पाए जाते हैं। ठीक, इट इज अ पेयर्ड ऑर्गन, पेयर्ड ऑर्गन। और मेनली जो इसका शेप होता है, एक बीन का शेप होता है, बीन से मतलब आपको पता होगा सेम, बीन शेप्ड, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक, फिर आता है इसका लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन में हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, ये रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होता है। रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो होता है हमारा T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा के बीच में होता है। आप लोग पढ़े होंगे वर्टिब्रा, सर्वाइकल 7 तक होता है, फिर से थोरैसिक 12 तक होता है, फिर आता है लंबर, फिर आता है सैक्रल। तो उसी पोर्शन में T12 से लेकर हमारा L3 तक क्या होता है, हमारा किडनी का लोकेशन होता है। इसी बीच में हमारा किडनी का लोकेशन होता है एग्जैक्ट। अब बात है रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस क्या होता है। तो ये रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस जो होता है वो हमारा पेरिटोनियल, जो पेरिटोनियल लेयर होता है, जिसको कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, जिसको हमको प्रोटेक्ट करके रखता है पेरिटोनियल, पेरिटोनियल लेयर। और उस पेरिटोनियल, रिट्रो मतलब उसके पीछे, तो पेरिटोनियल लेयर के पीछे जो हमारा स्पेस होता है उसको बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल। सबसे पहले एब्डोमिनल, उसके बाद आता है पेरिटोनियल लेयर जो प्रोटेक्टिव होता है हमारे कुछ ऑर्गन्स के लिए। आप कोई डायग्राम में देखोगे कि इंटेस्टाइन दिख रहा है, तो और क्या दिख रहा है, हमारा स्टमक दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ को लाइन करने के लिए पेरिटोनियल लाइनिंग होता है। ठीक, उसके ऑर्गन्स के पीछे होता है जो स्पेस, उसको बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल, और वहाँ पर हमारा किडनी एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा राइट किडनी होता है, जो हमारा राइट किडनी होता है वो स्लाइटली क्या होता है, लोअर होता है। राइट किडनी क्या होता है, स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। आपको पता होगा कि लीवर का जो लीवर के प्रेजेंस होने के कारण जो हमारा राइट वाला किडनी होता है, थोड़ा राइट साइड में लीवर होगा। ठीक, उसको भी स्पेस चाहिए रहने के लिए, उसके बाद उसके नीचे हमारा किडनी पड़ जाता है। तो एक किडनी क्या होता है, स्लाइटली अपर होता है दूसरे वाले किडनी से, राइट वाले से। ठीक ठीक, अब कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गन्स जो होते हैं, कुछ एक किडनी है, उसके कुछ ऑर्गन्स आगे होंगे। उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए पता करते हैं कि उसके सराउंडिंग में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। हम लोग बात करते हैं एंटेरियरली, बात करेंगे आगे कौन कौन सा होता है, पोस्टेरियरली बात करेंगे पीछे कौन कौन सा होता है। बात करते हैं ऑर्गन्स सराउंडिंग द किडनी। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं एंटेरियरली। एंटेरियरली में देखेंगे कि जो राइट किडनी होता है, जो राइट किडनी होता है, राइट किडनी के आगे में कौन सा ऑर्गन होता है,
तो हमारा होता है लीवर। राइट किडनी के आगे ये इधर होता है हमारा किडनी, और उसके जस्ट होता है हमारा आगे लीवर। लीवर होता है, ड्यूडेनम होगा, ठीक, क्लोन होगा, क्लोन और स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आता है हमारा लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी में कौन कौन सा पोर्शन होता है, तो लेफ्ट किडनी इधर होता है। लेफ्ट किडनी के आगे हमारा डायफ्राम दिखता है, डायफ्राम हो गया, ठीक ठीक। फिर कुछ मसल्स आता है, कुछ मसल्स लेफ्ट किडनी के आगे कुछ मसल्स आता है, ठीक, उसका नाम हम लिख देते हैं मेजोर। ये कुछ मसल्स आता है क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस ये आता है। फिर हम लोग बात करते हैं पोस्टेरियरली। पोस्टेरियरली देखा जाए मतलब पोस्टेरियर हमारे किडनी के पीछे कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो राइट किडनी के नॉर्मली जो दोनों में होता है वो होता है डायफ्राम, डायफ्राम के कुछ पोर्शंस आते हैं, क्योंकि डायफ्राम जो होता है वो बहुत बड़ा ऑर्गन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रेस्पिरेशंस कराने में। फिर कुछ मसल्स आते हैं, ये क्वाड्रेटस और ये कुछ मसल्स आते हैं। और मेनली देखा जाए तो राइट किडनी जो है, राइट किडनी और हमारा लेफ्ट किडनी, तो राइट किडनी जो होता है आपको पहले ही बता देगा स्लाइटली लोअर होता है, इसीलिए उसके पीछे जो होता है 12th रिब्स, 12th नंबर वाला रिब्स आता है, जो फ्लोटिंग रिब्स होता है वो 12th नंबर वाला उसके पीछे आता है। और ये लेफ्ट है तो लेफ्ट के ऊपर वाला एक 11 भी आ जाएगा, 11th और 12th दोनों रिब्स उसके पीछे आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है, सुपीरियरली और इनफीरियरली। सुपीरियरली देखा जाए तो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हो गया हमारा, डायफ्राम हो गया। डायफ्राम तो बहुत बड़ा ऑर्गन है, वो हर जगह आ जाता है। डायफ्राम क्या, ये एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, ये किडनी के ऊपर छोटू सा बैठा होता है, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड। तो इसके ऊपर सुपीरियरली है, किडनी के सुपीरियर मतलब ऊपर है, इसीलिए इसका अनदर नाम होता है कि रीनल, रीनल मतलब किडनी, सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर, सुप्रा रीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सुप्रा रीनल ग्लैंड। अब हम लोग बात करते हैं इन्फीरियरली, नीचे, नीचे किडनी के नीचे क्या क्या आता है, हमारा यूरेटर आ जाएगा, ठीक, यूरेटर आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, फिर क्लोन आ जाता है। ये कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे किडनी के नीचे में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो किडनी का एक्सटर्नल फीचर्स होता है वो क्या होता है, क्या क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से फीचर्स दिखते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में हम लोग यही देखेंगे कि तो एक्सटर्नल फीचर्स होता है वो किडनी का वो क्या होता है। तो एक्सटर्नल फीचर्स में आपको बता दिए कि किडनी क्या होता है कि बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, मतलब कि वो एक सेम जो सब्जी होता है उसको बीन निकाल, बीन देख रहे हैं उसके शेप का क्या होता है हमारा वो ये किडनी होता है। और किडनी का जो एवरेज साइज होता है, जो हमारे बॉडी में एवरेज जो हर ह्यूमन में पाया जाता है किडनी, उसका एवरेज साइज देख लेते हैं क्या होता है, एवरेज, एवरेज साइज का हम लोग बात करें तो जो किडनी का लेंथ होता है, लेंथ होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक। फिर विड्थ आता है, विड्थ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई क्या होता है नॉर्मली देखा जाए तो 5 से 7 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमारा आता है थिकनेस, कितना मोटा होता है, थिकनेस नॉर्मली 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है। फिर आता है हमारा ये हो गया लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। तो मेनली क्या होता है किडनी को हम लोग रेंज में रखते हैं, हो सकता है किसी का लेंथ, किडनी का लेंथ 11 सेंटीमीटर हो सकता है, 11.5 हो। तो हम लोग बायोलॉजी को एक
स्पेसिफिक वैल्यू में नहीं डिनोट करते हैं, उसको रेंज में लेते हैं। क्योंकि एक एडल्ट पर्सन है, वो इतना बड़ा है तो उसका किडनी का साइज भी थोड़ा बड़ा होगा। एक एडल्ट है लेकिन छोटा है, जिसको डॉर्फिज्म बोलते हैं, उसका साइज इतना है तो उसमें किडनी का साइज थोड़े ना बड़ा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर देखा जाए तो किडनी का जो शेप होता है वो रेंज में आता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेट का। वेट का बात करते हैं तो किडनी क्या होता है कि किडनी का हमारा वेट होता है नॉर्मली 120 से 150 ग्राम का होता है। 120 से 150 ग्राम का बात करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सरफेस का, सरफेस एरिया। अब मान लीजिए कोई ये डब्बा है, इसका सरफेस एरिया होगा, ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया, तो एंटेरियर और पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये सरफेस एरिया। तो किडनी भी हमारा इसी प्रकार से होता है। किडनी की ये जो शेप है, एक आगे वाला सरफेस हो जाएगा और एक किडनी का पीछे वाला सरफेस हो जाएगा। तो सरफेस दो होता है, एक एंटेरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। नेक्स्ट हम लोग बॉर्डर का बात करते हैं। बॉर्डर जो नॉर्मली ये बॉर्डर है, ये हमारा दो होता है। ठीक, एक जो होता है हमारा लैटरल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, और एक होता है मीडियल। अब बात करते हैं लैटरल मतलब क्या होता है और मीडियल मतलब क्या होता है, तो समझिएगा। लैटरल मतलब बॉडी के हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के सेंटर से जो चीज दूर रहता है उसको मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी जिसको बोल सकते हैं, वो लैटरल होता है। ठीक, तो ये हमारा लैटरल साइड हो गया, ये लैटरल साइड। ठीक, और ये हमारा मीडियल साइड जो हमारे बॉडी के टुवार्ड्स द बॉडी है, टुवार्ड्स द सेंटर है। तो इस वाले ऐसे समझते हैं, ये डब्बा है, ये डब्बा, और ये डब्बा का क्या बोलते हैं कि ये लैटरल साइड, ये मान लो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर है ये। ठीक, इस सेंटर का ये लेटरल साइड है, मतलब लेटरल है, दोनों लेटरल साइड। अगर इस यहाँ पर एक ये ऑर्गन है तो इस सेंटर का ये मीडियल साइड है, मीडियल बोला जाता है। ठीक, तो नॉर्मली क्या होता है कि किडनी का ये लेटरल साइड होता है, किडनी इस इधर से होता है और ये लेटरल साइड। तो लेटरल साइड कैसा होता है, ये जो लेटरल साइड होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स देखें, उभरा हुआ बाहर की तरफ, तो कॉन्वेक्स लेंस भी देखे होंगे तो इसी तरह का बाहर से उभरा हुआ होता है। फिर आता है हमारा जो मीडियल बॉर्डर, जो हमारा सेंटर बॉडी के, ये मतलब बॉडी है, बॉडी के सेंटर के टुवर्ड्स होता है, इधर होता है बॉडी की तरफ। ठीक, नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा सेंटर बॉडी है, यहाँ पर किडनी होगा, तो दोनों सेंटर, किडनी का सेंटर जिधर आएगा, ये वाला पोर्शन सेंटर में आ रहा है, ये लैटरल में, अभी क्लियर हुआ। ये बॉडी का सेंटर है तो ये वाला पोर्शन हमारा किडनी के तरफ आएगा और ये बॉडी से बाहर जाएगा, तो ये वाला पोर्शन को हम लोग मीडियल बोल देते हैं। तो मीडियल बॉर्डर जो होता है वो थोड़ा धंसा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव बॉर्डर। इसको कॉनकेव बॉर्डर बोल देंगे क्योंकि कॉनकेव साइड शेप का आता है। ठीक, और मेनली क्या होता है, ये जो कॉनकेव एरिया है, कॉनकेव बॉर्डर है, इसमें क्या होता है कि हाइलम होता है। ये इस रीजन को क्या बोलते हैं, मेनली क्या होता है, इस वाले रीजन को क्या होता है हम लोग हाइलम बोल देते हैं। ठीक, समझ जाइएगा, इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, हाइलम। अब हाइलम क्या होता है, जो हाइलम होता है, ये हाइलम किसी भी ऑर्गन में हाइलम होता है, जो लंग्स में भी हाइलम होता है। हाइलम का मतलब होता है कि जहाँ से आर्टरी, वेन और यूरेटर का ऑरिजिन होता है, मतलब वहाँ से वो एंटर करेगा, वहाँ से वो निकलेगा भी। मतलब किसी भी घर का जो एंट्री पॉइंट होता है, जो हमारा गेट, उसको हाइलम बोल देंगे। किडनी का ये एंट्री पॉइंट होता है। ठीक, यहीं से सारा चीज़ निकलता है, चाहे वो वेन हो, आर्टरी हो या फिर यूरेटर हो। ठीक, तो हाइलम में कौन कौन सा होता है, हाइलम से क्या क्या निकलता है, 3 मेनली बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, रीनल वेन और एक हमारा यूरेटर। ये हाइलम वाले पोर्शन से निकलता है। ठीक, बात करते हैं अब कवरिंग ऑफ किडनी।
किडनी को कवर कौन कौन सा लेयर हमारा करता है, सिर्फ कवर का बात किया जा रहा है, मतलब प्रोटेक्शन के लिए, ठीक, प्रोटेक्शन के लिए। तो कवरिंग लेयर का बात करें, कवरिंग ऑफ किडनी की बात किया जाए तो सबसे पहले हमारा आता है सबसे अंदर में फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल सेकंड, सबसे पहले फाइब्रस कैप्सूल, उसके ऊपर में आएगा हमारा पेरीरिनल फैट, पेरीरिनल फैट, ठीक, फिर आता है रीनल फेसिया, फिर आता है हमारा पारारीनल फैट। मेनली क्या होता है, एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, और कैप्सूल क्या होता है, एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होता है जो हमारे किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आता है हमारा पेरीरिनल फैट। फैट क्या होता है, फैट मेनली जो होता है हमारे ऑर्गन्स को होल्ड करने के लिए रखता है। मान लीजिए मेरा आँख है, तो आँख कोई हवा में तो नहीं लटका हुआ है, अगल बगल से एडिपोज टिश्यू होते हैं, फैट टिश्यू होते हैं, उसको होल्ड कर रखते हैं। तो ये पेरीरिनल फैट का मतलब होता है ये फैट है जो नॉर्मली होल्ड करने का। फिर आता है रीनल फेसिया, उसके ऊपर से एक कवरिंग लेयर होता है, वो भी प्रोटेक्शन के लिए ही हमारे नेचर्स द्वारा बनाया रहता है। फिर आता है पारारीनल फैट। पारारीनल फैट द मेजर फंक्शंस इसी का होता है, पारारीनल फैट। कोई अचानक से गिर गया, ठीक, कोई किडनी पर मुक्का मार दिया, तो ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, ठीक, शॉक ऑब्जर्वर मतलब कोई मैकेनिकल फोर्स, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें किडनी को क्षति ना पहुंचे, उसके वजह से ये फैट हमारे नेचर्स प्रोवाइड करके रखे हैं। तो मेजर इसका फंक्शंस क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन, ठीक, फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिक्सेशन, फिक्सेशन मतलब किडनी को फिक्स करके रखता है वहां पर। फिर हमारा आ जाए शॉक ऑब्जर्वर, शॉक जो होता है मैकेनिकल शॉक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग सेकंड में बात करते हैं, फर्स्ट हम लोग बात कर दिए इन एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में देख लिए, अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल फीचर्स के बारे में, ठीक। तो मेनली क्या होता है, इंटरनल फीचर्स हम किडनी के अंदर में घुस कर देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स होता है जो किडनी का वो नॉर्मली हमारे बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो किडनी होता है, जो इंटरनल फीचर मेन मोस्ट दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। तो कंसिस्ट ऑफ टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स दो मेन कंपोनेंट्स होता है। सबसे पहले क्या होता है कि रीनल कॉर्टेक्स। अब देखिए जो रीनल कॉर्टेक्स ये वाला रीजन बोला जा रहा है, ये कॉर्टेक्स है, ये हमारा क्या है, लिख दे रहा हूं मैं, रीनल कॉर्टेक्स। ये वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन, हमारे किडनी में नेफ्रॉन होता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहीं पर प्रेजेंस होता है हमारा कॉर्टिकल रीजन में, ठीक। तो बात करते हैं कि कॉर्टिकल रीजन में कौन कौन सा पार्ट होता है कॉर्टिकल रीजन में। तो कॉर्टिकल रीजन क्या होता है कि आउटर पार्ट होता है हमारा किडनी का, ये आउटर को कॉर्टेक्स बोल देंगे और इनर को मिडला बोल देंगे। तो कॉर्टेक्स को क्या होता है कि ये रेडिस रीजन होता है, आउटर रेडिस रीजन क्या होता है, आउटर रेडिस रीजन होता है। और ये क्या कंटेन करके रखता है, ये कंटेन करके रखता है मतलब कुछ रखता है अपने पास, क्या क्या रखता है भाई, तो वो देख लेते हैं। एक रीनल कॉर्पसेल्स होता है, रीनल कॉर्पसेल्स। फिर आता है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेबल टेबल्स। ये जो हम लोग बात करते हैं रीनल कॉर्टेक्स में, हम आपको बता दें नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन का पार्ट्स होता है, ठीक, नेफ्रॉन का पार्ट्स होता है। फिर आता है हमारा डीसीटी। अब बात करते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक, ये हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का नेफ्रॉन मेनली क्या होता है कि जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी हमारा कॉर्टिकल रीजन में ही प्रेजेंट होता है, ठीक। जो लूप ऑफ हेनले होता है ये नीचे से हमारा मेडलरी रीजन में आता है, और फिर हमारा जो डीसीटी है
ये डीसीटी, ये डीसीटी कॉर्टेक्स वाला रीजन में चला जाता है, ठीक। और फिर से कलेक्टिंग डक्ट हमारा मेडुला वाला रीजन में आता है, तो उसी को बताया गया है। तो जो रीनल कॉर्टेक्स होता है इस वाले रीजन में रीनल कार्पसेल्स, और रीनल कार्पसेल्स आपको पता है कि ग्लोमेरुलाई जो कैपिलरी होता है, ग्लोमेरुलाई प्लस, तो ये जो रीनल कार्पसेल्स है वो ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलस प्लस क्या होता है, बाउमेंस कैप्सूल, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं रीनल कार्पसेल्स, ठीक। फिर आता है इसका मेजर फंक्शंस क्या होता है, ये जो रीनल कॉर्टेक्स होता है इसका मेजर फंक्शन क्या होता है। जो मेजर फंक्शन होता है ये क्या होता है, दिस इज द साइट वेयर द फिल्ट्रेशन अकर, मतलब ये वाला ही रीजन है, ये स्पेसिफिक साइट है जहां पर फिल्ट्रेशन होता है, तो बोल सकते हैं साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा जो ये कॉर्टेक्स रीजन का बात कर लिए, और ये जो सेकंड वाला है ये मेडुला, जिसमें पिरामिड कंटेन करके रखता है, पिरामिड और रीनल पिरामिड को कंटेन करके रखता है, तो रीनल मेडुला होता है, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में क्या होता है कि जैसा कि बताएं ये आउटर रेडिश रीजन है, ये लाल कलर का होता है, और उसी प्रकार से मेडुला जो होता है वो पेल कलर होता है, जो पेल कलर हल्का येलो में दिखता है, पेल कलर, ठीक। तो उसी प्रकार से होता है हमारा जो इनर वाला होता है पेल कलर का होता है, ठीक। जो रीजन होगा वो रीजन पेल कलर जैसा दिखेगा। नेक्स्ट क्या होता है कि इस वाले रीजन में, ये आपको समझाने के लिए डायग्राम बना दी बेसिकली, ये इस वाले रीजन में कहते हैं, ये देखिए ये हमारा क्या है मेडुला पार्ट, और इस मेडुला पार्ट में इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड इसको बोलते हैं, ये जो पिरामिड शेप का है उसको रीनल पिरामिड बोलते हैं। और ये कौन से वाले रीजन में आता है, तो ये रीनल मेडुला वाला रीजन में आता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग कंटेन रीनल पिरामिड। और हम बता दें कि एक किडनी में लगभग 8 से 18 रीनल पिरामिड होता है, कितना होता है 8 से 18 होता है। और रीनल पिरामिड्स का कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे नेफ्रॉन का कुछ पार्ट्स बताएं कि जो रेड कॉर्पसेल्स, पीसीटी और डीसीटी वो कॉर्टिकल्स रीजन में आता है, तो रीनल पिरामिड्स का भी कुछ पार्ट्स होता है, उसको थोड़ा देखेंगे हम लोग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रीनल पिरामिड्स। तो फर्स्ट होता है बेस, ठीक। बेस वाला किसको बोलेंगे रीजन, ये हमारा बेस हो गया, ठीक। ये बेस वाला जो कॉर्टेक्स के साइड में होता है उसको बेस बोलते हैं, ठीक। और ये जो नुकीला सा रीजन आता है इसको बोल देते हैं हम लोग एपेक्स। दो होता है बेस और एपेक्स। फिर आता है हमारा कि नॉर्मली देखा जाए तो जो हम बताएं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो कलेक्टिंग डक्ट इस रीजन में आया, तो नॉर्मली इसी रीजन में यूरिन का फ्लो होता है, ठीक। यूरिन का फ्लो होता है, इसको हम लोग जो पेपिला बोलते हैं, रीनल पेपिला, रीनल पेपिला, ठीक। फिर ये रीनल पेपिला से यूरिन कहाँ आता है हमारा माइनर कैलिसिस में, ठीक। और माइनर कैलिसिस से आता है हमारा मेजर कैलिसिस में, ये वाला रीजन जो है मेजर कैलिसिस, ठीक। और आपको पता है कि ये वाला रीजन क्या है, मेडुला है। फिर ये जो रीजन है दो पिरामिड्स के बीच में, जिसको बोलते हैं हम लोग रीनल कॉलमन। फिर ये एक लेयर्स बनता है हमारा किडनी को जो प्रोटेक्ट करता है, आपको पिछले वो में लिखवाए हैं कि जो रीनल कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल होता है, ठीक। रीनल कॉलम, ठीक। ये क्या होता है कि जो दो पिरामिड रीनल पिरामिड है उसके बीच का पोर्शन होता है, ठीक। और इसको हम लोग एक दूसरा नाम बोलते हैं जिसको
कॉलम ऑफ बर्टीन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है रीनल कॉलम को कॉलम ऑफ बर्टीन, BRTIN, बर्टीन। फिर इसके बाद क्या होता है कि यूरिन कलेक्टिंग पाथवे, आपको बताएं यूरिन कलेक्टिंग पाथवे। तो ये जो नेफ्रॉन हम बनाए थे, ये नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल पार्ट, फिर आता है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ वेनले, फिर आता है हमारा PCT, ये PCT, और फिर से हमारा ये कलेक्टिंग डक्ट। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, ये एफरेंट आर्टरी और इफरेंट, यहाँ से कैपिलरी से जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, तो नॉर्मली क्या होता है कि फिल्टर होने के बाद इस पाथवे के थ्रू हमारा कहाँ आता है, तो आता है इस पिरामिड्स में। और नॉर्मली जो पिरामिड इतना डार्क होने का यही रीजन हो कि इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा कलेक्टिंग डक्ट और ये लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन दिखने को मिलता है। ये स्ट्रिप्स जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ दिख रहा है वो इसी का पार्ट्स है, ठीक। ऐसा नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, क्योंकि एक नेफ्रॉन को यहाँ पर एग्जिस्ट किए हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये कितना, जो ये डार्क दिख रहा है, ये बहुत डार्क दिख रहा है। डार्क होने का रीजन क्या है, यही है, जो टिब्यूल्स है हमारा नेफ्रॉन के टिब्यूल्स ही इसमें पाया जाता है, ठीक, इस वाले स्ट्रक्चर में। और इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या बताएं, PCT DCT। PCT मतलब प्रॉक्सिमल, ये वाला रीजन, और PCT DCT और रीनल कार्पसस, ये वाला रीजन, जिसमें हमारा ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल 2 आ रहा है, ठीक। ये सारा प्रोसेस है। फिर जो रीनल पिरामिड के बाद ये जो बताएं रीनल पेपिलाई, ये वाला रीजन आता है रीनल पेपिलाई। फिर क्या आता है हमारा रीनल पेपिलाई के बाद ये यहाँ से यूरिन कहाँ आता है, माइनर कैलसिस में, और माइनर कैलसिस से कहाँ आता है हमारा, मेजर कैलसिस, और मेजर कैलसिस से कहाँ आता है हमारा, ये वाला एरिया, ये पोर्शन जिसको फनल शेप होता है, जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, इस वाले एरिया में आता है। और यहाँ पर कुछ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। जो रीनल पेल्विस होता है वहाँ पर एपिथेलियल सेल्स और स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है, और स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो यहाँ पर कलेक्ट हुआ है यूरिन है, जो यहाँ से कलेक्ट होकर यहाँ पर आया है, वो यूरेटर में पास करें। और नेक्स्ट प्रोसेस का होता है यूरिन का जो यूरेटर, और यूरेटर से यहाँ पर हमारा यूरिन का ट्रांसफ़र होता है, कहाँ पर, हम पहले बताएं ब्लैडर में, ठीक। ये कुछ पाथवे है हमारा किडनी में, जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन हमारा आता है। फिर से बताते रहे, ये कलेक्टिंग डक्ट हमारा पिरामिड्स बेसिकली क्या होता है, कलेक्शंस होता है हमारा और टिब्यूल्स का, नेफ्रॉन का टिब्यूल्स का, इसीलिए ये डार्क कलर का होता है। और ये पेपिलाई के थ्रू माइनर कैलसिस, मेजर कैलसिस, फिर ये हमारा रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से हमारा यूरेटर में ड्रॉप्स ऑफ यूरिन बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड सेक्शन में। फर्स्ट वाले सेक्शन में एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे, फिर इंटरनल फीचर्स सेकंड वाला में, थर्ड वाला में देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो नॉर्मली क्या होता है कि किडनी में नेफ्रॉन का जो नंबर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है। एक किडनी में नेफ्रॉन का जो नंबर होता है 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन थर्ड सेक्शन में लोग बात कर लेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन होता क्या है, तो नेफ्रॉन जो होता है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारा, किसका, किडनी का। नेक्स्ट क्या होता है, नेफ्रॉन मेनली 2 तरह का देखा जाता है। जो नेफ्रॉन होता है वो 2 तरह का होता है। नेफ्रॉन क्या होता है, एक जो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा हमारा आता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब बात करते हैं, देखिए ये जो नेफ्रॉन्स का डिवीजन हुआ है ये बेसिकली इसका लोकेशंस पे है। जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और जो जक्स्टा मेडुलरी, जो जंक्शंस कॉर्टिकल और मेडुला दोनों के जंक्शन, ये वाला रीजन में जो नेफ्रॉन पाया जाता है, उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन।
ठीक। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इस वाले रीजन में जो पाया जाता है, जो मेडुला के करीब में होता है, ठीक। तो मेनली क्या देखा जाता है कि जो कॉर्टिकल रीजन में नेफ्रॉन पाए जाते हैं उसका बहुत ज़्यादा नंबर्स होता है, जैसे 85% जो नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टिकल रीजन में ही पाया जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं। और जो रिमेनिंग 15% है, 15% वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं, जो मेडुला के करीब होता है। अब बात करते हैं नेफ्रॉन के पार्ट्स पे। सबको पता होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारा हो गया बाउमेंस कैप्सूल, ये हो गया हमारा पीसीटी, ये होगा हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेमले, फिर ये हो गया हमारा असेंडिंग थिक लूप ऑफ हेमले, फिर ये होगा हमारा कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हमारा कुछ कलेक्टिंग डक्ट। मेनली क्या होता है, एक एफरेंट आर्टरियोल आता है, एफरेंट और ईफरेंट में चला जाता है। ठीक, देखा जाए तो मेनली जो रीनल कॉर्पसेल्स आपको बताएं कि रीनल कॉर्पसेल्स किसको बोलते हैं, ये ग्लोमेरुलस, उसके बाद और ये बाउमन्स कैप्सूल, दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्पसेल्स। फिर नेक्स्ट जो पोर्शन आता है, नॉर्मली इस वाले पोर्शन का क्या फंक्शन है, जो कॉर्पसेल्स वाले रीजन है ये पोर्शन, इस वाले पोर्शन में क्या होता है, मेनली हमारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स आते हैं जो छन्नी की तरह काम करता है और उसको क्या करता है, पोर्शंस को फिल्टर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा रीनल टिब्यूल्स। मेनली जो नेफ्रॉन होता है दो पार्ट से बना होता है, कॉर्पसेल्स और ये टिब्यूल्स, ठीक। तो टिब्यूल्स वाले रीजन में सबसे फर्स्ट में आता है ये वाला रीजन, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। नॉर्मली इस वाले रीजन में क्या होता है, 65% एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी यहाँ से फिल्टर हुआ 65% हमारा सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। सोडियम एंड नॉर्मल सर्कमस्टांस, एक नॉर्मल बॉडी में इस तरह का रीएब्जॉर्प्शन होते वाले ये वाला रीजन से। और जो हमारा अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड या फिर ग्लूकोज का बात करें तो 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है इस वाले रीजन में। ये दो मेन नंबर्स होते हैं जो पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन होता है। अमाइनो एसिड फुल टू फुल रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा ग्लूकोज भी, ठीक। नॉर्मल बॉडी में अगर वही डायबिटीज़ वाला है तो उसका तो प्रोसेस, बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो फिल्टर आउट होगा ही होगा, लेकिन नॉर्मल बॉडी में 100% ग्लूकोज को हमारा जो नेफ्रॉन है रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। नेक्स्ट हमारा आता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले यहाँ से लेकर इस वाले रीजन को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और जो डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग मतलब नीचे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। फिर आता है हमारा असेंडिंग, ये ऊपर जा रहा है तो इसको बोल देंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले नॉर्मली बोल देंगे, ठीक। डिसेंडिंग असेंडिंग, ठीक। मेनली इस वाले रीजन्स का क्या फंक्शन होता है कि यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉलो होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी है, नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी पे हमारा बॉडी का जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा, वो फंक्शन करते रहता है नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी में। उसी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, जो कौन मेंटेन करता है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो फॉलो कहाँ होता है, ये लूप ऑफ हेनले वाले में। कितना यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है, कितना डाइल्यूट करना है। कोई पर्सन डिहाइड्रेट हो गया है, उसको वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराना है, तो इस वाले रीजन में क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक। तो मेनली इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, और उसको हम लोग अच्छे से एक स्पेसिफिक वीडियो में समझेंगे डिटेल्स वाइज में कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है। अभी इस पर यहीं पर थोड़ा ट्रस्ट कीजिए कि इस वाले ये एनाटॉमी का पोर्शन है, ठीक। फिजियोलॉजी में जाएंगे तो काउंटर करंट मैकेनिज्म एकदम अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इस वाले रीजन में क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और नॉर्मली जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है कि वो डाइल्यूट होगा,
अगर बॉडी में ज़्यादा वाटर है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा और वाटर यूरिन के थ्रू ज़्यादा होगा, तो ये वाला रीजन में यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक, फिर आता है हमारा डीसीटी, ये वाला रीजन डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसका मेनली फंक्शंस क्या होता है कि इस वाले रीजन में इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, रेगुलेशन, मतलब कि सोडियम सेंसिंग डिवाइस यहीं पे होता है। सोडियम जो कीमो रिसेप्टर की तरह यहाँ पर डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं मैकुला डेंसा सेल्स, वो यहीं पे प्रेजेंस होता है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराना, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं जिसको, कि अगर बॉडी में सोडियम कम है तो वहाँ पर मेनली इस वाले रीजन का इलेक्ट्रोलाइट्स का रेगुलेशन होता है। सोडियम का लेवल रेगुलेट करना है, मतलब सोडियम का लेवल यूरिन में करना है बाहर की, हमारा रीअब्जॉर्प्शन करना है, इस वाले रीजन में डीसीटी वाले में मेनली देखा जाता है। और क्या होता है डीसीटी वाले में, हमारा जो एल्डोस्टेरोन होता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड से जो मिनरलोकोर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन, इसी वाले रीजन पे इम्पैक्ट दिखाता है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। वो रीनल सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस रीनल सिस्टम मतलब रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एक प्रीवियसली हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं वहाँ पर, उसमें जो उसमें डिटेल वाइज रास सिस्टम क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। आपको अगर रास सिस्टम का वीडियो देखना हो तो हम बना रखे हैं उसको, आप वहाँ पर जाएं और वहाँ से अपना रास सिस्टम को क्लियर कर लें। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन होता है, मेनली डीसीटी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन होता है। और क्या होता है कि एडीएच जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है, इस वाले रीजन पे फंक्शन करता है एडीएच और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। बॉडी डिहाइड्रेट है तो एडीएच फंक्शन करेगा और यूरिन में वाटर कम एक्सक्रीट करेगा, हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेगा। ठीक, यहाँ पर एडीएच फंक्शन करता है। ठीक, और यहाँ पर यूरिन का मेनली कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि यहीं पर डिसाइड होता है कि वाटर का ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कराना है कि कम करना है। तो ज़्यादा यूरिन में वाटर होगा तो डाइल्यूट यूरिन हो जाएगा, कम होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। ठीक, फिर नेफ्रॉन हम लोग कवर कर लिए। फिर आता है हमारा फोर्थ सेक्शन में कि जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या होता है। तो पहले ही आपको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में बता देंगे, जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस उसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है 3 कंपोनेंट्स होता है। ठीक, एक होता है हमारा मैकुला डेंसा, फिर आता है हमारा जस्टा ग्लोमेरुलर सेल जिसको बोलते हैं पॉल्किंसल सेल, इसको लिख लेते हैं। ठीक, जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, इस वाले में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, 3 कंपोनेंट्स आते हैं मेजर। एक आता है सबसे पहले मैकुला डेंसा जिसको सोडियम सेंसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा जेजी सेल को और एक नाम से बोलते हैं पॉल्किंसन सेल जो रेनिन का सिक्रेशन करता है, रात सिस्टम में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम आता है मेसेंजियल सेल। ये मेसेंजियल सेल और मेनिंजेस दोनों में डिफरेंस होता है। मेनिंजेस एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होता है हमारा ब्रेन का और स्पाइनल को, और यहाँ पे मेसेंजियल है। मेसेंजियल सेल्स क्या होता है कि एक हमारा मैक्रोफेज होता है, अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस वाले रीजन में ये मेसेंजियल सेल्स उसको डिस्ट्रॉय करेगा, इनगल्फ करेगा। और इसका मेन एक और फंक्शन होता है जो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, उसको हम फिजियोलॉजी में देखेंगे अच्छे से। ठीक, फॉर अ वाइल ट्रस्ट मी आई विल क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनल सिस्टम। नेक्स्ट, ये सेल्स का फंक्शन आपको पहले ही बता चुके हैं कि रेनिन्स का रेगुलेट करता है, ये सोडियम सेंसिंग डिवाइस इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, फिर जीएफआर को रेगुलेट करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है, फिर बीपी को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। ठीक, और यही 3 मेनली, इसमें 2 सेल मैकुला डेंसा और जेजी सेल हमारा रास सिस्टम को रेगुलेट करता है, रास सिस्टम को फंक्शंस कराता है, हेल्प कराता है हमारा बीपी को एलिवेट कराने में। ठीक, फिर आता है हम लोग ब्लड सर्कुलेशन इन किडनी पढ़ लेते हैं।
ब्लड सर्कुलेशन और किडनी पढ़ने के लिए इसको डायग्राम को थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो मेनली क्या होता है कि ये जो आर्टरी है, आर्टरी हमारा किडनी में जैसे आता है, ये रीनल आर्टरी है और ये कहाँ से है, एब्डोमिनल आर्टरी से। एब्डोमिनल आर्टरी से डिवाइड होकर यहाँ पर हमला, देखिए ये एब्डोमिनल आर्टरी बन गया, ठीक। और ये आर्टरी क्या होता है, फर्दर डिवाइड होने के बाद हमारा बहुत सारे सेगमेंटल आर्टरी में कन्वर्ट होता है, जो हमारे किडनी के इंटरनल रीजन में फैला होता है, स्प्रेड होता है। तो जो ये जब यहाँ इस वाले रीजन में जो आर्टरी जो हमारा फैला होता है हर रीजन में, उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी। सबसे पहले हमारा क्या आया, सबसे पहले हमारा एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा हमारा डिवाइड हुआ रीनल आर्टरी में, ठीक। अब ये रीनल आर्टरी हमारा फर्दर डिवाइड होता है बहुत सारे ब्रांचेज में, ठीक, जिसको बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी। अब देखिए ये इस वाले रीजन में गया, ये इस वाले रीजन में गया और इस, तो मेनली हर जगह रीजन में जाता है। बेसिकली एक वाले रीजन को देखते हैं, अगर इस वाले रीजन को बात किया जाए, यहाँ से जो आर्टरी अंदर जाता है दो लोब्स के बीच में, तो जिसको बोलते हैं इस वाले सेगमेंटल आर्टरी डिवाइड हुआ, एक वाले एक आर्टरी को पकड़ते हैं, सबको पकड़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक को पकड़ते हैं। इसी तरह से सारा भी होता है। तो इस वाला रीजन जो लोब्स के बीच में गया उसको बोल देंगे इंटर लोबर आर्टरी, ठीक। अब ये इंटर लोबर आर्टरी दोनों वाला डिवाइड होता है, इधर भी जाएगा और इस वाले रीजन में भी जाएगा। इसी प्रकार से ये इधर भी जाता है और इधर भी, इसी प्रकार से ये जो आर्टरी गया है इस वाले रीजन में जाएगा, तो इसी प्रकार से सारा जाता है, ठीक। तो इस वाले रीजन को पकड़, तो यहाँ से जो कटता है दोनों साइड उसको बोलते हैं एरिक्वेट आर्टरी, एरिक्वेट आर्टरी, ठीक। अब क्या होता है, एरिक्वेट आर्टरी फिर से क्या करता है, बहुत सारे फाइन फाइन आर्टरी में डिवाइड होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे फाइन फाइन आर्टरी में डिवाइड होगा, ठीक। तो मेनली एक को पकड़ते हैं, ये फाइन आर्टरी जो डिवाइड हुआ है एरिक्वेट आर्टरी से, उसको बोलते हैं इंटर लोब्यूलर आर्टरी। अब ये इंटर लोब्यूलर आर्टरी लोब्यूल्स के बीच में गया है, तो ये इंटर लोब्यूल्स आर्टरी पूरा रीजन्स में फैला होता है, ठीक। एक कॉर्टिकल रीजन में फैला होता है आर्टरी, यहाँ से निकला होता है, ये पूरा रीजन में डिवाइड होता है, फैला होता है किडनी को ब्लड पहुंचाने के लिए। अब ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी से एक आर्टरी निकलता है, एक आर्टरी को यहाँ से निकालते, सब में से निकलता है, सब में से निकलता है, ठीक। तो एक को पकड़ते हैं, जो आर्टरी फिर से डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में देखे थे, एफरेंट आर्टरियोल्स, यहाँ पर आर्टरियोल्स हो गया, मतलब ये आर्टरी एकदम पतला हो गया है, अब उसको हम लोग आर्टरियोल्स बोल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से ये आर्टरियोल्स आपको पता होगा कि फिल्ट्रेशन कराता है। यहाँ पर क्या था हमारा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस यहाँ पर ग्लोमेरुलाई बना देगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस। यहाँ पर जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये, इसी प्रकार से हमारा नेफ्रॉन का, फिर यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन में ये ग्लोमेरुलाई जाता है, किसके बाद हो जाता है, एफरेंट आर्टरियोल्स के बाद, यहाँ पे यहाँ ग्लोमेरुलाई हो जाएगा, ग्लोमेरुलस। फिर ग्लोमेरुलस हमारा इफरेंट आर्टरी में आगे चलकर बनता है इफरेंट आर्टरियोल्स। मेनली जो ये नेफ्रॉन है, ये वाला नेफ्रॉन आपको स्ट्रक्चर भी बना कर दिखाए हैं, ये जो मान लो एक नेफ्रॉन हो गया, ठीक। नेफ्रॉन में जो आर्टरी आ रहा था ये एफरेंट और ये इफरेंट, और यहाँ से जो ग्लोमेरुलाई ग्लोमेरुलस बन रहा था,
तो यही एफरेंट आर्टरी है ये, और ये इफरेंट, और बीच में ग्लोमेरुलस। इस वाले रीजन में से ऐसे ही एकदम सेम टू सेम इसी तरह से एक नेफ्रॉन एग्जिस्ट करता है, और ब्लड फ्लो इसी प्रकार से हमारे किडनी में होता है। इफरेंट के बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में आगे बढ़ता है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जिसको हम लोग वाजा रेक्टा भी बोलते हैं। और ये वाजा रेक्टा जो काउंटर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, काउंटर करंट मैकेनिज्म यहीं पर होता है। अब ये वाजा रेक्टा से हमारा धीरे धीरे वेन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो फिर ये इफरेंट वाजा रेक्टा, फिर ये इंटरलोब्यूलर वेन बन जाता है, इंटरलोब्यूलर वेन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये इंटरलोब्यूलर वेन क्या बनाता है हमारा, ये एरिक्वेट वापस से जाएगा, एरिक्वेट वेन, फिर एरिक्वेट वेन वापस से इंटरलोबर वेन, इंटरलोबर वेन, फिर सेगमेंटल आर्टरी यहाँ पर मिस होता है और यहाँ पर रीनल वेन हो जाता है, और रीनल वेन के बाद इन्फेरियर वेना कावा। इन्फेरियर वेना कावा पता है हमारे लोअर बॉडी सेगमेंट से जो ब्लड वापस हार्ट में लाता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर। तो यहाँ पर ये रीनल वेन हो गया, और ये रीनल वेन आपस से क्या बनाएगा, ये ऊपर जाकर ये है हमारा इन्फीरियर वेना कावा, और ये हमारा हार्ट में जाता है। तो ये कुछ हो गया हमारा ब्लड सप्लाई हमारे किडनी में, कैसे कैसे हमारा ब्लड सप्लाई होता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं नर्व सप्लाई का बात करते हैं। नर्व सप्लाई कैसे करता है, तो रीनल प्लेक्सस, ये क्या होता है, ये एक नर्व होता है, ऑटोनोमिक नर्व होता है, जो जो ब्लड फ्लो होता है हमारा किडनी में, जो ब्लड फ्लो जा रहा है उसको ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, डायलेट करेगा। मेनली क्या होता है, जब सिंपैथेटिक मूवमेंट होता है, सिंपैथेटिक मूवमेंट मतलब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स वाला मूवमेंट, उसमें क्या होता है जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा किडनी में जाता है वो कम हो जाता है, मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है वहाँ पर, ठीक। तो मेनली क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और ये रीनल प्लेक्स जो हमारा ऑटोनोमिक वेन होता है, ऑटोनोमिक नर्व होता है, यही कंट्रोल करता है हमारा ब्लड सप्लाई को हमारे किडनी में। नेक्स्ट जो इसका ओरिजिन होता है, इसका जो रीनल प्लेक्स का ओरिजिन होता है, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से ही आता है, स्पाइनल सेगमेंट से आता है। कितने नंबर, T10 से लेकर L1, मतलब थोरैसिक 10 से लेकर नंबर 1 तक रीजन होता है, जिससे जहाँ से सप्लाई होता है नर्व सप्लाई होता है। कौन सा नर्व, रीनल प्लेक्स, और ये हमारा किडनी को कंट्रोल करता है, यूरिन पास कराना है नहीं कराना है, ठीक। वैसोमोटर कंट्रोल कराता है, फंक्शन इसका क्या है, वैसोमोटर कंट्रोल। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, रीनल ब्लड को रेगुलेट करता है, रेगुलेट रीनल ब्लड फ्लो, कितना अमाउंट में ब्लड किडनी को जाता है वो हमारा नर्व करता है। और मेनली नॉर्मल देखा जाए, नॉर्मली 1 मिनट में हमारा 1200 ml ब्लड किडनी को जाता है 1 मिनट के अंदर, और ये 1220 to 25% हमारा ओवरऑल कार्डियक आउटपुट का होता है। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कैसे कितना जाता है, कितना यूरिन बनता है, वो फिजियोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मली यहाँ के लिए समझ जाइए कि 1200 ml 1 मिनट में हमारा किडनी को जाता है ब्लड। नेक्स्ट हमारा आता है यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, आपको बताएं, यूरेटर 2 होता है, ठीक। यूरेटर 2 होता है, ये यूरेटर है, दोनों किडनी में 2 होता है, ब्लैडर में जाकर अटैच होता है। तो यूरेटर क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है 25 से
30 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये रीनल पेल्विस वाला रीजन, ये वाला रीजन से स्टार्ट होता है, रीनल पेल्विस से यूरेटर हमारा स्टार्ट होता है, रीनल पेल्विस से लेकर हमारा यूरिनरी ब्लैडर तक, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर तक ये इसका एक्सटेंशन होता है, मतलब वहाँ तक इसका लेंथ होता है। इसका क्या होता है कि ये यूरेटर क्या करता है, जो किडनी से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन है वो ब्लैडर तक पहुँचाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि एक ब्लैडर होता है, ठीक, ब्लैडर होता है जो टेम्पररी क्या करता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन का स्टोरेज करता है टेम्पररी। और इसका कैपेसिटी कितना होता है, 400 ml से लेकर 600 ml तक होता है इसका कैपेसिटी। उसके बाद ब्रस्ट हो जाएगा, अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, डेट्रोसल मसल्स काम नहीं करेगा तो ये फट जाएगा, ठीक, या फिर फ्लो बैक हो जाता है, इस वाले रीजन में फ्लो बैक होगा और स्टोन का फॉर्मेशन भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है यूरेथ्रा। नॉर्मली क्या होता है यूरेथ्रा मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, फीमेल में थोड़ा शॉर्ट होता है और मेल में लॉन्ग होता है, ठीक। तो यूरेथ्रा को देखते हैं थोड़ा अच्छे से। यूरेथ्रा जो होता है मेल में थोड़ा अलग होता है और फीमेल्स में थोड़ा इसका अलग होता है और फंक्शन भी थोड़ा अलग होता है, ठीक। तो मेनली मेल में क्या होता है, मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो नॉर्मली 18 से 20 सेंटीमीटर का होता है, 18 से 20 सेंटीमीटर का होता है। और फीमेल में क्या होता है कि 4 सेंटीमीटर का होता है, 4 सेंटीमीटर शॉर्ट होता है। और शॉर्ट होने के कारण से भी फीमेल में बहुत ज़्यादा यूटीआई का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और मेन कॉजेज होता है ई कोलाई, स्टुचिया कोलाई, इस इन्फेक्शन होने का। 4 सेंटीमीटर का होता है, इसीलिए जो बैक्टीरिया होता है ट्रांसफ़र हो जाता है, तुरंत से अंदर जाता है। अब फीमेल का है 18 से 20 सेंटीमीटर, इसमें बहुत कम होता है इन्फेक्शन होने का, ठीक। तो ये एडवांटेज है मेल का, और फीमेल का वो डिसएडवांटेज है, ठीक। नेक्स्ट इसका पार्ट का बात करें, इसका जो पार्ट्स, यूरेथ्रा का जो पार्ट्स होता है उसको बोल देते हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेल में। एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा मतलब वो यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के रेंज में आता है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो हमारा ग्लैंड्स पेनिस होता है, जो पेनिस का सबसे ऊपर वाला पोर्शंस जहाँ पर हमारा फोर स्किन होता है, उसको और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों को बीच में जो यूरेथ्रा का पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस। अगर ये मान लीजिए प्रोस्टेट है, यहाँ से यूरेथ्रा निकला है पेनिस, तो ये ग्लैंड्स पेनिस, और ये वाला रीजन को बोलते हैं हमारा जो यूरेथ्रा है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉन्जी, स्पॉन्जी यूरेथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस, स्पॉन्जी अपीयरेंस, इस वाले में जो यूरेथ्रा होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्जी यूरेथ्रा। उसके बाद क्या होता है यूरिन आउटपुट, मैच्योरेशन प्रोसेस स्टार्ट। फीमेल्स में क्या होता है कि जो फंक्शन होता है, अब देखें फंक्शन के बारे में, नॉर्मली जो फंक्शन होता है इस वाले में यूरेथ्रा छोटा है तो क्या ही पार्ट्स होगा, फीमेल्स में ज़्यादा पार्ट्स, नॉर्मली 4 सेंटीमीटर का होता है। अब इसका फंक्शंस का बात करते हैं जो और इसका भी फंक्शन का बात करें तो जो मेल यूरेथ्रा होता है उसका मेजर 2 फंक्शन होता है, 2, एक मतलब सीमेन भी उसी पाथवे से आएगा, यूरिन भी उसी पाथवे से आएगा, मतलब कॉमन पाथवे होता है, यूरिन का एक्सक्रीशन वहीं से होगा और सीमेन का पासेज, मतलब सीमेन भी वहीं से पास करेगा, मतलब कॉमन पासेज होता है हमारा यूरिन और सीमेन के लिए। और फीमेल्स में क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक। तो जो यूरेथ्रा होता है ओनली एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए होता है, एक्सक्रीशन मतलब यूरिन का पासेज के लिए होता है, और जो जिसमें क्या होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए,
जो सीमेन का ट्रांसफरिंग होता है फीमेल्स में, वो वजाइना, उसका प्रोसेस अलग है, ठीक। तो मेनली यूरेथ्रा जो यूरिन आउटपुट करने का जो प्रोसेस है, जो यूरेथ्रा एक एक पार्ट्स है, वो फीमेल में सिर्फ वो अलग होता है, मेल में कॉमन होता है ये चीज़। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये था हमारा एनाटॉमी पोर्शन, ठीक। एनाटॉमी पोर्शन में ये चीज़ जाने। नेक्स्ट हमारा जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो होगा हमारा फिजियोलॉजी, किडनी का फिजियोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा किडनी का फिजियोलॉजी। कैसे फिजियोलॉजी मतलब एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल शेप साइज स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, और उसका लोकेशन के बारे में, किडनी का लोकेशन क्या था, किडनी का कलर कैसा है, किडनी का शेप कैसा है, किडनी का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक। किडनी का वो सारा चीज़, शेप कैसा है, लेंथ ब्रेथ साइज कैसा है, वो सारा चीज़ एनाटॉमी में पढ़े हम लोग। बेसिक बेसिक जो यूरिनरी सिस्टम में जो पार्ट्स आता है, सबसे पहले आता है जो 2 किडनी, यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, वो सारा चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिए। ये था हमारा एनाटॉमी पर्सन, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे, हमारा रीनल सिस्टम में किडनी का फंक्शन क्या है, कैसे वो मैकेनिज्म है यूरिन को बनाने का, यूरिन का डायल्यूट करने का, ठीक। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है जो किडनी कैसे हमारा एक यूरिन को जो कॉन्सनट्रेट करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे बाहर निकालता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बॉडी फ्लूइड को कैसे रेगुलेट करता है। ये कुछ फंक्शंस हो जाएंगे, जैसे एसिड बेस बैलेंस कैसे करता है, एसिड बेस बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। फिर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करता है, ऑस्मोलैरिटी को कैसे मेंटेन करता है। फिर किडनी का मेजर फंक्शन होता है हार्मोन्स का सिंथेसिस करना, वो भी पढ़ेंगे, हाउ द किडनी सिंथेसाइज हार्मोन्स, हाउ द किडनी प्रिवेंट फ्रॉम एनीमिया, ठीक। फिर कैसे हाउ द किडनी एलिवेट आवर ब्लड प्रेशर, ये सारा किडनी का फंक्शन होता है, ये सारा बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा कुछ आता है जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करता है, किडनी होता है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करता है, ठीक। बहुत सारा इसका फंक्शन है, इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको। फिर आता है हमारा क्या आता है हमारा कॉम्पोजिशंस, यूरिन का कॉम्पोजिशंस क्या होता है, बहुत सारा ये सारी चीज़ डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, थैंक यू।